जैसा कि बच्चों आप लोग, अब कोई नहीं लिखेगा, नो वन कैन राइट। यहाँ पे देखो, मेटरनिक कैसा आदमी था? कैसा आदमी था बाबू? मेटरनिक कैसा आदमी था? मेटरनिक कैसा आदमी था? घोर प्रक्रिया व प्रतिक्रियावादी था। घोर, वह नहीं चाहता था कि जनतंत्र का विकास हो, राष्ट्रवाद का विकास हो और देश में गणतंत्र लागू हो। ठीक है, लोगों का शासन लागू हो, वह नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था बउआ? मेटरनिक। मेटरनिक युग के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे ना, जिसमें उसने क्या किया? वियना सम्मेलन किया और वहां पे, ठीक है ना, वहां पे क्या हुआ? वहां पे वह सभी शक्तियों को इकट्ठा किया जो नहीं चाहते थे कि पुनः जो है वह शासन व्यवस्था स्थापित हो जो नेपोलियन चाहता था, जो नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था। तो इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो वैसे शासन व्यवस्था को लागू करने में सहायता पहुंचाए जो प्रतिक्रियावाद को समर्थन करता है। बात समझ रहे हो? वैसी शासन व्यवस्था यह लागू करने के चक्कर में था कि वही पुरानी राज्य व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था जो है लागू हो जाए, राजा प्रजा वाली बात हो और राजा के ऊपर प्रजा का कोई नियंत्रण नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है, इसने क्या किया? इसके लिए जर्मनी को 39 टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़ों में बांटा? 39 टुकड़ों में बांटा, जिसपे ऑस्ट्रिया का जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से शासन था ऑस्ट्रिया का। कितना? किस पर? जर्मनी पर। जर्मनी को इसने कितने भागों में? 39 भागों में टुकड़ा टुकड़ा किया था। इटली को भी इसने क्या किए? टुकड़े टुकड़े किए, जिसपे उसको उस तरह की शासन व्यवस्था लागू करने में क्या हो? सहायता मिली। टुकड़े टुकड़े करके किसी पर शासन आराम से स्थापित किया जा सकता। लोग मिलेंगे तब ना उनमें भावना जगेगी, और लोगों को मिलने ही नहीं देंगे तो भावना कैसे जगेगी? तो यह सोच था किसका? मेटरनिक का। ठीक है ना। फ्रांस में भी वह पुरातन व्यवस्था लागू करना चाहता था और हद तक कुछ किया भी। ठीक है, और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था के लागू करने के लिए उसने एक काम किए, तो मैं इसको अभी बता रहा हूं आप लोगों को। फिलहाल वियना सम्मेलन के बारे में 2-4 शब्द हम लोग पढ़ लें। वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादियों की क्या थी? जीत थी। वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादियों की क्या थी? जीत थी। वहां पे वह सभी लोग बैठे और वैसे प्लानिंग किए जिससे पुनः यूरोप में प्रक्रियावाद को समर्थन करने वाला शासन की क्या हो? लागू। पुनः वही राज्य व्यवस्था लागू हो, निरंकुशता लागू हो। तो यहां पे वे लोग जीत गए। ठीक है ना, यहां पे वे लोग जीते। और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश, ठीक है ना, को फिर से जो है लाया गया, उसको लाया गया। इस राजवंश के आने के लिए, ठीक है ना, यह राजवंश जब आया तो उसमें लुई 18वां, कौन? लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। लुई 18वां फ्रांस का, लेकिन वह था समझदार। क्या था? अब राष्ट्रवाद प्रेम है ना जी, क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? प्रेम। और यह दिल से उपजा हुआ बात है, हृदय से उपजा हुआ बात है, और इसको आप किसी भी तरह से नहीं दबा सकते हो, किसी भी बाई फोर्स आप इसको नहीं दबा सकते हो, क्योंकि यह राष्ट्रवाद प्रेम होता है अपने देश के प्रति। अब इसको खत्म करने का कोनो उपाय काम नहीं करेगा, कोनो उपाय काम नहीं करेगा। तो राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि इनकी जीत हो गई, प्रतिक्रियावादियों की जीत हुई तो राष्ट्रवाद दब गया, राष्ट्र के प्रति जो भावना, उत्कट प्रेम की भावना थी वह दब गई, ऐसा नहीं हुआ। लोगों में भावनाएं जो है चलती रही। ठीक है ना, लोगों में भावनाएं चलती रही। और ये लुई 18वां जो था वो थोड़ा सा समझदार था। क्या था? समझदार था। उसने कहा कि पुरातन पंथी व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से अब लागू करना क्या है? मुश्किल है। पूर्ण रूप से पुरातन व्यवस्था जो है अब लागू करना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि प्रतिक्रियावादी, कौन सी? प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम किया कि चलो हम दोनों को क्या कर लेते हैं? खुश कर लेते हैं। खुश इसलिए कि प्रतिक्रियावादियों के चलते वह शासन में आया था। ठीक है, और वह जानता भी था
कि लोगों के साथ वही पुरातन व्यवस्था जो है, पुरातन पंथी व्यवस्था अब नहीं चल सकती है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जग रही है, तो उसने दोनों को मिला करके चलने का काम किया। जिसके बाद वे संवैधानिक घोषणा पत्र 2 जून 1814 ईस्वी को लेके आया, जो कि 1848 ईस्वी तक चला, जिसमें उसने अपने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों ने मिलकर के कुछ नियम लोगों के लिए बनाए थे और लोग मान के भी चले। लेकिन इतिहास में जो होना होता है वही ना होता है। और यहां पे अगर हम बात करें 1848 तक यह व्यवस्था चली, लेकिन 1830 में जो है पुनः क्रांति जो है होने लगी, पुनः लोगों में यह भावना जगने लगी, क्योंकि इसमें जो है चार्ल्स 10वां आया था। कौन आया था? चार्ल्स एक्स, यानी चार्ल्स 10वां जो है सामने निकल करके आया शासन में, फ्रांस के शासन में। ठीक है, अब यह था निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। क्या था ये? प्रतिक्रियावादी। क्या था? प्रतिक्रियावादी। अब इसको मालूम नहीं था कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जग गई है। ये तो थोड़ा समझदार था, लेकिन यह उतना समझदार नहीं था। तो इसने पुनः वही पुरातन पंथी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। अब एगो बात बताओ, जिस कुत्ता को शुरू से लइकाइये से अपने मन से घूमने की आदत हो बचपन से, तो बाद में जब जवान हो जाएगा तो उसमें पट्टी तुम बांध लोगे? बांधना ना लवारिस कुत्ता को पट्टी में, तब बताएगा वो तुमको। हाँ, पालतू कुत्ते को पट्टी में बांध सकते हो, क्योंकि उसको उसी में जीने की आदत है। तो जो लोगों में जो सुख सुविधा और जिस तरह की भावना का विकास लुई 18वां के शासन काल में हुआ होगा, उस पर तो अब यह दबाव न बनाएगा। यह जब आएगा तो लोगों को लगेगा कि यह हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरे चाचा जी, चाहे मेरे पापा जी मुझको मोबाइल देने की छूट दिए, क्या मोबाइल चलाने की छूट दिए कि हाँ बबुआ तुम मोबाइल चला सकते हो। हम चाचा जी के घर गए तो बोले कि नहीं, यहाँ पे कोई भी बच्चा मोबाइल नहीं चलाता। तो हमको चाचा जी अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? क्योंकि हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है। तो उसी तरह लोगों को रसमलाई खाने की आदत पड़ चुकी होगी लुई 18वां के शासन काल में, है ना जी। मेरे कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा स्वतंत्रता की भावना जगी होगी। तो यह भावना को दबाने का प्रयास किसने किया? चार्ल्स 10वां ने। तो लोगों ने इसके विरुद्ध तो अब क्या करने हैं? कार्रवाई करने हैं ना, क्रांति करने हैं। ठीक है, तो इस क्रांति 1830 की क्रांति को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।